नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लगातार जो वीडियोस की सीरीज चला रखी है उसमें शब्दावलियों की बात की है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की कुछ एक शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। हमारी जो आज की पहली शब्दावली रहने वाली है वो है प्राच्य निरंकुशवाद। प्राच्य का अर्थ होता है प्राचीन और निरंकुशवाद का अर्थ होता है जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश न हो। हमें प्राय यह है जो पुराने समय में हमारी शासन की व्यवस्था थी उसमें प्राच्य निरंकुशवाद देखने को मिलता है। अगर हम इसकी परिभाषा में देखें तो कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। ठीक है, सत्ता में किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो वो क्या कहलाती है? निरंकुशवाद शासन या फिर निरंकुशवादी सरकार। प्राचीन समय में राजशाही सरकारों को भी निरंकुशवादी कहा जाता था। अरस्तुवादी विश्लेषण में कहते हैं कि ये ऐसी परंपरा है जिसमें स्वतंत्रता का कोई भी स्थान नहीं होता है और ऐसा केंद्रीकरण होता है शासन का जो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता आपको नहीं देता है। फिर हम बात करते हैं अपनी अगली शब्दावली की, विउद्योगीकरण। विउद्योगीकरण का हम मूल रूप देखें तो यह उद्योगीकरण की अपोजिट परंपरा है या फिर कह सकते हैं कि यह उल्टी प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी देश में औद्योगिक क्रियाकलाप का कम होना और उससे समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना क्या है? विउद्योगीकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंपोर्ट है वो बढ़ जाता है और जो एक्सपोर्ट है वो घट जाता है। इसमें अगर हम देखें ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जो पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन देखने को मिलता है क्योंकि अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल का निर्यातक भारत को बनाया गया और ब्रिटेन से तैयार माल का आयातक भारत को बना दिया गया था। मतलब यहाँ से कच्चा माल वो बेचते थे ब्रिटेन और ब्रिटेन से माल बनाकर वो क्या करते थे, भारत में ही बाजार में बेच देते थे। फिर हम देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अगर हम अर्थ देखें तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। ठीक है, फिर से जागना किस तरीके से? बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। ये सभी क्या है? पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं। 19वीं और 20वीं सदी में आया बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन क्या कहलाया? भारतीय पुनर्जागरण। इसमें अर्थ देखें फिर से जागना। मध्यकाल की रूढ़िवादिता को छोड़कर आधुनिकता और तर्क संगत वैज्ञानिक सोच को अपनाए रखना क्या कहलाया? हमारा भारतीय पुनर्जागरण। यह परंपरा के साथ आधुनिकता को अपनाना भी था। इसमें अगर हम लोगों की बात करें तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी का नाम हम देखते हैं। हम अगर इसके पितामह की बात करें कि इसके जनक कौन थे तो राजा राम मोहन राय इसके जनक माने जाते हैं। किसके? भारतीय पुनर्जागरण के। फिर हम देखते हैं बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत आदि के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और भारत को एक नई सोच या फिर नई दिशा दिखाने का काम किया। हमारी जो अगली शब्दावली रहने वाली है वो है आर्थिक अफवाहें। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान धन संसाधनों का भारत से इंग्लैंड की ओर निष्कासन जिससे भारत में भुखमरी, गरीबी और अकाल देखने को मिला और इंग्लैंड समृद्ध होता चला गया। दादा भाई नौरोजी ने इस प्रक्रिया को या फिर इस सिद्धांत को एक नाम दिया, वो है ट्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें धन का संचय भारत से होकर निष्कासन कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अधिकारी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? भारत से धन इकट्ठा करके इंग्लैंड भेज रही थी और वहां उस धन का प्रयोग दूसरे देशों को उपनिवेश बनाने के लिए किया जा रहा था। फिर हम बात करते हैं उपनिवेशवाद। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर शासन कर लिया जाता है और पूर्ण रूप से उसके सभी प्रकार के संसाधनों पर अधिकार कर लिया जाता है, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो वो उस पर अधिकार कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं परमोच्च शक्ति की। परमोच्च शक्ति का अर्थ है सबसे ऊपरी शक्ति या फिर सबसे बड़ी शक्ति। 1813 में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में परमोच्च शक्ति का भाव देखने को मिलता है। अब उपनिवेश के सभी निर्णय क्राउन के अधीन हो गए, मतलब जो इंग्लैंड से राजा या रानी हुआ करते थे वहां से सारे के सारे निर्णय लिए जाने लगे। फिर हम देखते हैं 1813 के बाद सारी रियासतें भारतीय उनकी परमोच्च शक्ति स्वीकार कर लेती हैं और उनके अधीनस्थ काम करने लगती हैं। बटलर समिति के द्वारा
इसे अधिक रूप से स्पष्ट किया गया। ठीक है, फिर हम आज की आखिरी शब्दावली रहने वाली है, वो है द्विशासन तंत्र, द्वैत शासन तंत्र। एक ही प्रशासन में दो अलग अलग प्रशासक होते हैं, एक के पास उत्तरदायित्व और कार्य का अधिकार होता है, अन्य के पास निर्णय का अधिकार होता है। इसके अलावा सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल में इसे लागू किया था। इसमें दीवानी तथा निजामत कंपनी के पास थी और राजस्व व प्रशासन उप दीवानों को सौंपा गया था। दोस्तों, हमारी जो ये शब्दावलियां थी, आज इसकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।